नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। चूँकि आज हम क्लास 10th हिस्ट्री अर्थात इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज वही प्रश्न को कराऊंगा जो पिछले 7-8 साल से पूछे जा चुके हैं और जरूर 2026 में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा संदेश दिया गया है दोस्तों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। बात बिल्कुल सही है प्यारे साथी। यदि आपके पास अभी समय है तो समय का सदुपयोग कीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, अन्यथा समय हाथ से चली जाएगी तो आपको बहुत बहुत दुख होगा और पश्चाताप आप कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको एक सही दिशा के साथ, सही कंटेंट के साथ बेहतरीन तरीके से बिहार बोर्ड की तैयारी कराने का वादा करता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है? प्रश्न है उपनिवेशवाद क्या है? तो आंसर क्या कहता है, जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। कहने का मतलब, कोई शक्तिशाली देश है, कोई मजबूत देश है और वह एक छोटे देश पर अपना अधिकार जमा रहा है ना, अपना अधिकार जमा रहा है, उसे नीचा दिखा रहा है ना, वहाँ वह कब्जा करना चाह रहा है। क्योंकि वह कमज़ोर देश है और एक शक्तिशाली देश है, बड़ा देश है ना, तो चाहेगा ही कि कमज़ोर कमज़ोर ही रह जाए, हम उस पर अपना अधिकार जमा लें। ठीक इस प्रकार की जब घटना कहीं पे होती है तो हम क्या कहेंगे कि यह उपनिवेशवाद हो रहा है। क्या कहेंगे? यह उपनिवेशवाद हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अच्छा इसमें आगे और भी है ना, इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। इसमें सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती है। निजी संस्था का मतलब होता है खुद का, स्वयं का मालिक होना। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, यह सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधियों का भी विरोध करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? क्या है पूंजीवाद क्या है? तो इसे समझते हैं। यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। यह एक प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक संस्था होती है जो निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, निजी लाभ के विषय में सोचता है। निजी मतलब स्वयं के लाभ, मेरा सिर्फ लाभ हो, मेरी संपत्ति बढ़े, इसके विषय में जो सोचता है वही पूंजीवाद कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह भी आंसर याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? जी दोस्तों, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो सर्वहारा का मतलब ही है सभी जगह से हारा हुआ व्यक्ति। सर्वहारा का अर्थ क्या होता है? सभी जगह से हारा हुआ व्यक्ति ही सर्वहारा वर्ग कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा में मैं बता दिया, लेकिन परिभाषा असली वास्तव में परिभाषा क्या है तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिनकी स्थिति दयनीय होती है, उसे ही हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गरीब होते हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, इन सभी को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पैसा
पैसा की बिल्कुल कमी होती है दोस्तों, है ना, उनके पास पूंजी का अभाव रहता है ना, वे जो गरीब होते हैं उससे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आई होप कि आपको तीसरी नंबर की जो क्वेश्चन है उनकी भी आंसर समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यूटोपियन समाजवादियों के विचार को प्रकट करें। प्रश्न है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को प्रकट करें। तो आंसर क्या कहता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद को दो वर्गों में बांटा गया। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक समाजवाद थे जिसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहले कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यूपियन लिखा गया है लेकिन यहाँ पे आपको यूटोपियन कर देना होगा यूरोपियन के जगह पर, है ना। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवाद थे उसे हम लोग यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली पॉइंट है मार्क्स के बाद समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। जब कार्ल मार्क्स आए, जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ तो उनके बाद का जो समाजवाद हुआ वह वैज्ञानिक समाजवाद कहलाया, है ना। अधिकतम यूरोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। जो भी यूरोपियन विचारक थे, है ना, या फिर आप यूटोपियन विचारक कह सकते हैं, तो जो भी यूटोपियन विचारक थे वह क्या कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी थे। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विचारक यानी कि जो भी प्रमुख विचारक थे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। तो पहले विचारक सेंट साइमन थे, जो भी फ्रांसीसी थे। और सेंट साइमन का क्या विचार था, उनका क्या कहना था, तो इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया। इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए, है ना, इस तरह से संगठित करना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे का शोषण ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विचारक थे चार्ल्स फॉरियर। तो इनका कथन था, इनका कहना था, यह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगरों, गांवों या कस्बों में ही काम करना चाहिए। चार्ल्स फॉरियर कहते थे कि जो भी मजदूर हैं वे शहर ना आए, है ना। यदि वे शहर आते हैं तभी तो मजदूरों का शोषण करता है लोग, अंग्रेज लोग, है ना। इनका यही मानना था कि जो भी श्रमिक लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वह अपने गाँव में ही रहे, अपने नगरों में ही रहे, अपने कस्बों में ही छोटा मोटा जो भी काम हो करने का प्रयास करें। यदि वे शहर आते हैं, नगर आते हैं, तो उनका शोषण किया जाता है। इनका यही मानना था। आगे देखते हैं तीसरे विचारक कौन थे, तो लुई ब्ला थे, जो कि फ्रांसीसी थे। यह भी फ्रांसीसी थे। और लुई ब्ला का कहना था, इनका कथन था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लोगों आर्थिक सुधार को ला रहा था, है ना, तो बहुत अच्छा कर रहा था। तो उनका कहना भी था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक सुधार अच्छा होगा तो आर्थिक सुधार भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक सुधार ही खराब रहेगा, लोगों का शोषण किया जाएगा, तो आर्थिक सुधार अच्छा नहीं होगा। यह 100% सही है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यह प्रश्न के साथ आंसर समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रश्न नंबर जो होगी नेक्स्ट 5वीं होगी। और 5वीं प्रश्न नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आप सभी जानते होंगे। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जी दोस्तों, प्रश्न का आंसर कहता है 9 जनवरी 1905 ईस्वी में जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग अर्थात महल की ओर जा रहे थे। यहाँ तक समझते हैं दोस्तों। इसका मतलब हुआ, कहा जा रहा खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी में
जार का मतलब होता है राजा। क्या होता है? जार का मतलब क्या होता है? राजा होता है। तो जार सत्ता को मिटाने के लिए, चूंकि उस समय जो खूनी रविवार के समय जार था, राजा था, अच्छा राजा नहीं था, तो उनकी सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर है ना आपस में मिल गए और रोटी दो का नारा लगाते हुए वे सेंट पीटर्सबर्ग का मतलब होता है राजा का महल। उस समय जो राजा था लोगों का शोषण करता था, उन पर मजदूरों पर अत्याचार करता था, लेकिन एक दिन सभी लोग मिलकर के, सभी श्रमिक वर्ग मिलकर के है ना आंदोलन किया। क्या किया? आंदोलन किया। लगभग 1 लाख मजदूर इकट्ठे हुए और राजा के खिलाफ, जार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग, अर्थात कहने का मतलब राजा के महल की ओर आगे बढ़ने लगा। उन्होंने, मजदूरों ने एक नारा लगाया था, रोटी दो का नारा। किस चीज़ का? रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के महल की ओर आगे बढ़ने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही, मतलब कि राजा को यह सूचना दे दिया गया था कि मजदूर लोग आपके पास हड़ताल करते हुए आ रहे हैं। तो राजा जो था, जो जार था, उनको सूचना मिल गई। तो इसकी सूचना मिलते ही क्या हुआ? सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। राजा ने क्या किया? अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया और निहत्थे लोगों, कहने का मतलब जो मजदूर लोग थे, जो गांव वाले लोग थे, उन पर बेछूट गोली चलाने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि जाओ गोलियों से उन सभी को मार दो। कौन बोला? तो राजा बोला, क्योंकि उनके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। इससे क्या हुआ? गोली चला दिया गया तो हजारों हजार की संख्या में कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। और यह घटना रविवार के दिन घटा था। और यह घटना कब घटा था? रविवार के दिन ही घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार या लाल रविवार भी कहा जाता है। अक्सर यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि यह प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, इनकी आंसर। जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है और इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी प्रश्न नंबर 6 है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का तख्तापलट कर दिया और रूस पर अपना अधिकार जमा लिया। यह घटना नवंबर में हुई थी, किंतु पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार दो कैलेंडर चले थे, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक और कैलेंडर चला था। जी हाँ दोस्तों, तो पुरानी कैलेंडर के अनुसार, रूसी कैलेंडर के अनुसार है ना, यह दिन पड़ा था 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पड़ता था, पुरानी कैलेंडर के अनुसार, जब यह घटना घटी थी तब, है ना, जिस कारण से इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, यानी इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया गया है 7 नवंबर 1917 ईस्वी में, है ना, बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट किया। यानी जिस समय केरेंस्की सरकार बना था वह अच्छा शासक नहीं था, वह भी घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, इसीलिए मजदूर लोग उसे हटाना चाहते थे। वास्तव में उसे हटा भी दिए थे और यह इंग्लैंड भाग गया था उस समय, है ना, और रूस पर अपना अधिकार जमा लिए अंग्रेज, मतलब कि मजदूर ने उसको भगा दिया केरेंस्की की सरकार को। और यह घटना नवंबर में हुई थी, लेकिन पुरानी कैलेंडर के अनुसार देखें, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग बात करें तो यह घटना कब घटी थी? तो 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को घटी थी और इसी के कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह भी प्रश्न और आंसर याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेनिन बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। यह जारशाही के विरोधी थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था इनके बड़े भाई को एक जार के हत्या के खिलाफ में गोली मारकर हत्या कर देना। 1905 ईस्वी के क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, परंतु खूनी रविवार के घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चले गए और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु 1917 ईस्वी में यह वापस लौटकर केरेंस्की की सरकार को हटाया और खुद गरीबों का मसीहा बन गया और ट्राटस्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया और ट्राटस्की के नेतृत्व में ही लाल सेना का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 7 थी, लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, समझा दूं, लेनिन जो था यह बोल्शेविक दलों का नेता था। जी हाँ दोस्तों, बोल्शेविक दल कहने का मतलब मजदूर वर्ग। चूंकि समाज दो वर्ग में विभाजित हो गए थे, तो उनमें से एक बोल्शेविक वर्ग था जो मजदूरों की पार्टी थी, मजदूरों की वर्ग थी। और यह लेनिन एक अच्छे विचारक थे, है ना। साम्यवाद की तरफ इनका बचपन से ही झुकाव रहा। ये छोटे में ही लोगों की मदद करना चाहते थे और मदद करते थे। यह राजशाही यानी कि ये जो जारशाही सत्ता को समाप्त कर देना चाहते थे। जो भी शोषण हो रहा है, जो जार यानी कि राजा अच्छे नहीं हैं, उन सभी का सत्ता के प्रति ये विरोधी थे। और इनका सबसे बड़ा कारण क्या था, यह चूँकि ये 1905 ईस्वी में भी ये आए थे। कब? तो जब खूनी रविवार हो रहा था, उस समय लेनिन उपस्थित थे। लेकिन उस समय एक बड़ी घटना घटी थी। लेनिन के बड़े भाई को एक जार की हत्या के खिलाफ में गोली मारकर उन्हें जेल भेजवा दिया गया, है ना। उनकी मृत्यु ही करवा दी गई। जेल क्यों, उनकी मृत्यु करवा दी गई। लेकिन उस समय लेनिन जो था भाग करके स्विट्जरलैंड चला गया था, क्योंकि उन्हें मरना नहीं था अभी, या फिर उन्हें भी मार दिया जाता। इसीलिए वे बच करके, उनके बड़े भाई को तो मार ही दिया था, लेकिन लेनिन कह दिया था उस समय कि मैं एक बार फिर आऊँगा अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए। इसीलिए इन्होंने स्विट्जरलैंड चले गए। लेकिन जब फाइनली आपकी 1917 ईस्वी की क्रांति हुई, उसमें लेनिन आया और जार सत्ता को मिटा भी दिया और स्वयं बोल्शेविक दलों का नेता बन गया, यानी समाज का नेता बन गया और अपना एक जीवन व्यतीत बढ़िया से करने लगा। यही इसमें बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह भी आंसर समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? और यह भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इसे भी ऐड किया। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध का मतलब होता है प्यारे साथी, कोई देश है और वे दोनों देश आपस में सिर्फ बात विवाद करके लड़ाई कर रहे हैं, ना कि वे किसी भी प्रकार से लाठी डंडा से पिटाई कर रहे हैं या फिर वे हथियार से लड़ाई कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ बातों ही बातों से लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है कि आप हमसे नीचा हो। कोई मतलब कि छोटा दिखाने का प्रयास करता है। मतलब इसमें कितनों भी कुछ हो जाए, है ना, हथियार नहीं प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ बात ही बात किया जाता है, बातों से लड़ाई होता है। उसे ही हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। वैसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बटन बात के द्वारा, है ना, एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का वातावरण तैयार किया जाता है। जहाँ दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बातों के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ रही है। उसे शीत युद्ध
कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध कहते हैं और इस वाक्य युद्ध भी कहते हैं, और इसको है जो हम वाक्य युद्ध भी कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्रों और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध तो हो चुका था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था। सिर्फ इसी प्रकार से बात विवाद चलते रहे। यदि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, इसीलिए सिर्फ वहाँ पर विवाद चली थी, लेकिन घटना नहीं घटी। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्या है? और यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था। कौन सी संधि? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य था शांति स्थापित करना। चूंकि लेनिन एक अच्छे विचारक थे और इनका मुख्य उद्देश्य था शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, सेनाओं के राहत में सुधार लाना इत्यादि इनका मुख्य उद्देश्य था। आई होप कि आपको यह सभी प्रश्न समझ में आ गई होगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों, तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कुल प्रश्न 9 थी और हमने कुल 9 प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है दोस्तों। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। मैं आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाऊंगा, जिसमें से वही प्रश्न कराऊंगा जो सीधा, जिसका संबंध, जिसका कनेक्शन बिहार बोर्ड में होगा और 2026 की बिहार बोर्ड में होगा। जी दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।